हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपकी अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस पर वार्म वेलकम है गाइस। इस सेशन में हम बात करेंगे डेली प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस 04 सीरीज पर। और इससे पहले मैंने 01, 02, 03 को करा है अपलोड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा गाइज, देन इस सेशन पर मूव करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ पहला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आने वाला है। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया और इस सेंटेंस में क्या पूछा गया है, आपको पहचानना है गिवन सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है। तो देखिए गाइस, एक बात याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में कोई WH वर्ड आए, क्या है, कोई WH वर्ड आता है, इसके बाद जो वर्ब आती है इसे कर दो इग्नोर। इसे क्या कर दो, इसे कर दो इग्नोर और बाद वाली जो वर्ब बचे उससे हिसाब लगा लो। देखो ये WH वर्ड है कि नहीं है, और इसके बाद एक वर्ब आ रही है ना, इसे कर दो इग्नोर, है ना, और बाद वाली वर्ब से हिसाब लगा लो। यानी कि पूरे सेंटेंस का ये टेंस बता रही थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए मैं समझाता हूँ फिर से आपको। देखिए ध्यान से समझिएगा गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं पढ़ा होगा आपने। तो इस पूरे सेंटेंस में देखो WH वर्ड था, ये से वर्ब आ रही थी, इसे कर दो इग्नोर। और जो पूरे सेंटेंस की ये वर्ब है सरप्राइज्ड, क्या है, पूरे सेंटेंस की ये वर्ब है। और आप लोगों ने पढ़ा है SV और O। वर्ब के ठीक पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। और ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर बड़ा हुआ इसकी दो कंडीशन, या तो क्लॉज या तो फ्रेज। क्लॉज क्या होता है, वर्ब मेंशन होती है। फ्रेज क्या होता है, वर्ब मेंशन नहीं होती है। अब देखो सरप्राइज किस बात ने करा है, व्हाट यू से, तो ये पूरा ही क्या आपका सब्जेक्ट है, यानी कि क्लॉज है। अब गाइस समझेंगे, अगर ये सब्जेक्ट है यानी कि ये नाउन है। अरे हाँ, ये ना, अगर ये नाउन है तो एक सिंगल वर्ड में भी ये सेंटेंस बन सकता है। मैं लिखूंगा, अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ राम सरप्राइज्ड मी, प्रीति सरप्राइज्ड मी। देखिए एक वर्ड में नाउन है, सेटिस्फाइड कर गया कि नहीं कर गया। अगर ये नाउन है तो इतना बड़ा भी क्या है, आपका नाउन है, यानी कि आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो व्हाट यू से पूरा ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और मी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ये आंसर नहीं होगा। व्हाट यू, ये भी आंसर नहीं होगा। व्हाट यू से सरप्राइज वर्ब है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट यू से। तो रियल में आंसर क्या है आपका, व्हाट यू से। देखिए गाइस, ऐसे ही आपको पढ़ना है और ऐसे ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है हमारे सामने। फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन। पूछा गया है लेडीज, गर्ल्स और वुमेन का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं। देखो जो शोल होता है ये होता है फिश, मछलियों का जो समूह होता है। दिस कैन नॉट बी द आंसर। जो गैंग होता है ये रॉबर्स यानी कि लुटेरों का समूह होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। जो क्रू होता है ये आपका नाविकों का समूह होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, बेबी ऑफ लेडीज, गर्ल्स एंड वुमेन। जो लेडीज होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वुमेन होती हैं, उनका जो समूह होता है उसे बोला जाता है बेबी। ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पूछा गया है फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन। जो फिश का समूह होता है उसे क्या कहते हैं। देखो जो पैक होता है, पैक ऑफ वुल्स बोला जाता है, भेड़ियों का जो समूह होता है। दिस कैन नॉट बी द आंसर। जो स्वार्म होता है ये क्या होता है, ये मछली, जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, है ना, उनका जो समूह होता है उसे कहा जाता है स्वार्म। ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर आपके बी और सी दोनों, बी और डी दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों ही मछली के समूह होते हैं। शोल ऑफ फिश बोला जाता है और स्कूल ऑफ फिश बोला जाता है। दोनों ही आपके आंसर सही है, यानी कि बी भी सही है और आपका सी भी सही है। आपके एग्जाम में कोई एक आएगा तो वही आंसर सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा था, पूछा गया है कलेक्टिव नाउन। जो किटन, किटन माने क्या होता है, जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उनका जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिटर ऑफ किटेंस होता है और लिटर ऑफ पपीज भी होता है। जो क्रू होता है ये क्या होता है, क्रू क्या होता है, क्रू ऑफ सेलर्स होता है। क्या होता है, क्रू ऑफ सेलर्स होता है। जो नाविकों का समूह होता है उसे कहते हैं सेलर्स। फ्लीट ऑफ शिप्स होता है। क्या होता है, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है जहाजों का जो बेड़ा होता है, जहाजों का जो समूह होता है, जहाज का। जो क्लम्प क्या होता है, क्लम्प ऑफ ट्रीज होता है, क्लम्प ऑफ ट्रीज होता है। दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। आंसर इज व्हाट, लिटर ऑफ किटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं ही डाइड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, समझेंगे ध्यान से। अगर कोई पर्सन किसी डिजीज से मरता है, यानी किसी पर्सन की जो डेथ होती है वो किससे होती है, किसी डिजीज से होती है, किसी बीमारी से होती है, तो आप उस डाई के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। फिर से समझिएगा,
अगर कोई पर्सन किसी डिजीज से मरता है, यानी किसी पर्सन की जो डेथ होती है किसी बीमारी से होती है, किससे होती है, किसी बीमारी से होती है, किससे होती है, किसी बीमारी से होती है ना, डिजीज से होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, डाई ऑफ होता है, डाई ऑफ होता है ना। अब देखते हैं ऑप्शन, हम लोग देखते क्या है, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखो जो ऑन होता है ये लगातार जब किसी व्यक्ति की डेथ किसी स्पेशल डेट पर होती है, ही डाइड ऑन 15th ऑफ अगस्त, आंसर क्या है होगा, ऑन होगा। लेकिन यहाँ पे कोई कैंसर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो डाई ऑन नहीं कह सकते हम, स्पेशल या स्पेसिफिक डेट के लिए लगाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इन कहाँ लगाया जाता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी एक्सीडेंट, है ना, या किसी वॉर या बैटल में होती है तो डाइड इन होता है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। जब कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग से मरता है, किससे मरता है, ओवर ईटिंग से मरता है तो डाई फ्रॉम होता है, दिस कैन नॉट बी द आंसर, आंसर क्या है, ऑफ। तो ऐसे ही सारे ऑप्शन क्या करना है, पोस्टमार्टम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ऑन कहाँ लगाते हैं, स्पेसिफिक डेट पर लगाते हैं। इन कहाँ लगाते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट या वॉर या बैटल में होती है तो इन लगाया जाता है। फ्रॉम कहाँ लगाया जाता है, डाइड फ्रॉम कब होता है, जब ओवर ईटिंग की बात करी जाती है। तो आंसर फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, वन शुड लव कंट्री, पॉजेसिव केस लगाना है। और एक बात याद रखिएगा, वन का जो पॉजेसिव केस होता है वो क्या होता है, वंस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो हिज होता है ये ही का पॉजेसिव केस होता है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। देयर जो होता है ये दे का पॉजेसिव केस होता है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। जो हिम होता है ये आपका ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, दिस कैन नॉट बी द आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, वंस। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। राम इज ओल्डर देन, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब कंपैरिजन की बात आती है, तुलना करने की बात आती है, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जब तुलना करने की बात आती है, कंपैरिजन की बात आती है, तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा। कंपैरिजन की बात आती है तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट तुलना करी जाती है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट तुलना करी जाती है। अब इस सेंटेंस में कंपैरिजन कैसे हो रहा है, किसका किसका हो रहा है, ये समझना पड़ेगा हमको। देखिए गाइस आपको समझाता हूं। इस सेंटेंस में देखो, राम इज ओल्डर देन, इसमें राम का करा जा रहा है कंपैरिजन, राम क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे देन के बाद भी क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। तो आपका आंसर मी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है। माई के बाद नाउन आना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। माइन क्या होता है, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, आई, मी, माई, माइन, तो आपका आंसर नहीं हमें चाहिए, सब्जेक्टिव केस, आंसर क्या हो जाएगा, आई। तो राम इज ओल्डर देन आई, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। मी आंसर नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, मी आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। लिखा क्या गया है, समबडी इज आउटसाइड। देखिए गाइज ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। स्टेटमेंट कैसा है आपका, पॉजिटिव है ना। टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। अब देखो समबडी के लिए आप इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। अब आप देखिए यहाँ पे इजंट दे तो नहीं होगा, ये तो कट हो गया ऑप्शन, क्योंकि दे के साथ तो आर आता है। टैग बनेगा नेगेटिव, है ना, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब अगर समबडी के लिए आप ही लगाएंगे या शी लगाएंगे, अगर आपने ही लगाया तो शी नाराज, शी लगाया तो ही नाराज। तो इस डाउट से बचने के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, दे, क्योंकि दे में क्या हो जाएगा, ही भी आ जाएगा और शी भी आ जाएगा। अब देख लो, इजंट ही हो सकता था लेकिन आपका शी नाराज, दिस कैन नॉट बी द आंसर। इजंट शी, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ही नाराज हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंट दे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करी जाती है, वर्ब की शॉर्ट फॉर्म यूज करी जाती है क्वेश्चन टैग में, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमारे सामने आ गया है। फाइंड आउट द सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गाइस, एक मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं, फिर मैं क्वेश्चन पे मूव करूंगा। एग्जाम्पल क्या है, वाई विल ही गो, वाई विल ही गो, वो वहां क्यों जाएगा। देखिए गाइस, इस सेंटेंस को समझिएगा, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जो विल होती है अपने बाद क्या लेती है, एक मेन वर्ब में V1 लेती है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसकी क्या है, ये गो क्या है, V1 है।
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लिखा गया है, एक सब्जेक्ट लिखा गया है, क्योंकि इसी के बारे में बात करी जा रही है। और समझिएगा ध्यान से, देखिए गाइस, एक बेसिक बात याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लिखा जाता है, एक सब्जेक्ट लिखा जाता है, क्योंकि इसी के बारे में बात करी जाती है। जो विल होता है ना गाइस, अपने बाद मेन वर्ब में क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं सेंटेंस में, अब आते हैं हम लोग किस पर, सेंटेंस पर आते हैं। देखो गाइस, वाई क्या है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, और विल अपने साथ लेगी V1, तो V1 कहाँ आ रही है, हाउ ही गॉट, ये तो V2 हो जाएगा, मच मनी मेक। देखिए गाइस, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये क्या है, इसकी मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इतना ही बड़ा क्या है आपका सब्जेक्ट है, हाउ ही गॉट दिस मच मनी। दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या है, हाउ ही गॉट दिस मच मनी, ये पूरा क्लॉज है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही हमको समझना पड़ेगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है, यानी कि ये क्लॉज है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। पूछा गया है फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए गाइस, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के ठीक बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और ये बड़ा भी हो सकता है। अगर बड़ा हुआ या तो ये क्लॉज होगा या तो ये फ्रेज होगा। क्लॉज में वर्ब मेंशन होती है, फ्रेज में वर्ब मेंशन नहीं होती है। अब सेंटेंस देखते हैं, इस पूरे सेंटेंस की वर्ब कौन सी है, नो। पूरे सेंटेंस का ये टेंस बता रही थी। आई क्या है आपका, सब्जेक्ट है, तो आई नो वॉट, मैं क्या जानता हूं। द से लेकर बॉयज हु आर डांसिंग देयर, ये पूरा क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक्शन ट्रांसफर किस पर हो गया, द बॉयज हु आर डांसिंग देयर पर हो गया एक्शन, यानी कि ये पूरा क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। आई नो द बॉयज, ये आंसर नहीं होगा। द बॉयज हु, ये भी आंसर नहीं होगा। द बॉयज, ये भी आंसर नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, डी। द बॉयज हु आर डांसिंग देयर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो गाइस, हमने बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया है, बिल्कुल जीरो से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो गाइस पढ़ते रहिएगा। तो गाइस, आज के लिए इतने रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।